मिथिला और चंदन घर पर पहुंचते हैं और तभी अच्छा हुआ जो आ गए आप दोनों। अब अपने लाडले बेटे के कारनामे देखिए। पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन उसने तो अभी तक दरवाजा भी नहीं खोला। तू रुक जा बहू, मैं देखती हूँ। गर्भ बेटा, ए गर्भ बेटा, दरवाजा खोल दे। बेटा, दरवाजा खोल बेटा। तभी गर्भ तुरंत दरवाजा खोल देता है। वाह देवर जी वाह, अरे कितनी देर से मैं घंटी बजा रही थी और आपको आवाज भी लगा रही थी, तो आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और जब माँ जी आ गई तो बराबर से दरवाजा खोल दिया। देखिए माँ जी पापा जी, मेरा शक सही था। पड़ोसन ने कहा था कि लड़की गई है घर के अंदर। अब देखो, बानी ही थी वो लड़की। ये आप क्या कह रही हो भाभी? हम दोनों तो कब से घर पर ही है और साथ मिलकर एक मूवी देख रहे हैं। और अगर आपने कोई घंटी बजाई होती तो हमें आवाज तो सुनाई देती ना। हाँ भाभी, अगर हमें आवाज आ जाती तो हम दरवाजा जरूर खोल देते, लेकिन हमें तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। चुप रहो तुम दोनों और झूठ बोलना बंद करो। जरूर अंदर बैठकर रोमांस चल रहा होगा इन दोनों का, इसलिए मेरी आवाज सुनकर भी इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं भाभी, अब आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बात का फायदा उठा और जो मन में आए वो बोलती जाओ। गर्ग बिल्कुल सही कह रहा है भाभी, हम वैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं जैसा आप हमें समझ रही हो। और आइंदा से प्लीज ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे हमारे रिश्ते पर सवाल उठे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी कि ये आप ही की चाल है, मुझे और बानी को माँ और पापा की नजरों में बुरा साबित करने के लिए। क्योंकि आपसे किसी की खुशी कभी बर्दाश्त हो सकती है क्या भला? क्या? चलो बस, अब बहुत हुआ, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन पापा जी। अनुष्का, मैंने कहा ना एक बार। अनुष्का चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आपने देवर जी और उस बानी को डांटा क्यों नहीं? वो दोनों मुझे कितना बोल रहे थे। मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है। वाकई में वो दोनों अंदर थे और घंटी की आवाज सुनकर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन दोनों की बातों में मत आना माँ जी, और खास करके उस बानी की बातों में। बस कर अनुष्का, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और वो इतना घटिया इंसान है ही नहीं, और ना ही उसकी दोस्त है। इसीलिए तू अपनी घटिया बातों से मुझे भड़काना बंद कर दे और जरा अपने बचे हुए कामों पर ध्यान दे। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और अनुष्का को मिथिला पर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि इस बुढ़िया की हड्डी पसली एक करके इसे पंखे से उल्टा लटका दूं। नालायक कहेगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ बानी का गर्व के घर आना जाना बढ़ने ही लगता है। फिर एक दिन अचानक से चंदन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हे भगवान, ना जाने किसकी नजर लग गई है। चंदन जी ठीक तो हो जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, अब आपकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ही यहीं पर रुक जाती हूँ। लेकिन बहू, तू अगर यहाँ पर रुक गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? रजत को तो दुकान पर जाना होता है रोज, और चंदन जी के लिए खाना तो घर से ही लाना होगा ना। उन सब की चिंता आप मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना। और अनुष्का भाभी, आप माँ जी के साथ ही रुकिए, कोई बात नहीं। मैं रुकती हूँ घर पर। मेरी जॉब को वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी और टाइम टू टाइम नाश्ता और खाना पीना सब लेकर आऊंगी। लेकिन बानी बेटा, तुझे इतनी दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? अनुष्का है ना। ओफो माँ जी, अब जब बानी इतना बोल रही है तो करने दीजिए ना उसे। और अगर मैं घर पर रुक गई तो आपका यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा? हाँ आंटी, भाभी सही कह रही है। इस तरह से अगले 2 से 3 दिनों तक
बानी गर्व के घर पर ही रुकती है और भरपूर काम करती है। फिर ठीक होने के बाद जब चंदन को ये सब पता चलता है तभी, धन्यवाद बानी बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अरे अंकल, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है? आप भी तो मेरे पिता समान हो। लेकिन अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। बानी की हर कोई तारीफ करता है और ये देखकर अनुष्का को जलन होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, वाह बानी बेटा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सच में आंटी? थैंक यू। वेलकम बेटा। इसमें ऐसा क्या है माँ जी? अरे ऐसे ड्रेस तो कल ही देखे थे मैंने चोर बाजार में। वहां पर तो ये 50 रुपए में मिल रहे थे और ये जरूर वही का ही माल पहना है इसने। क्या अभी भाभी, सच में कुछ भी बोलती हो। चोर बाजार में इस ड्रेस की फर्स्ट कॉपी बेच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये ड्रेस पूरे 2000 रुपए का है और एकदम ब्रांडेड है ये। क्या? इतना महंगा? हाँ भाभी, अब मैं थोड़ी ना आपकी तरह घर पर बैठी हुई हूँ। मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ, तो अपने लिए इतना खर्चा तो कर ही सकती हूँ ना। और मुझे तो महंगे कपड़े ही पसंद आते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं। वरना सस्ते कपड़े तो 1-2 बार की धुलाई में ही खराब हो जाते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बानी बेटा, ऐसी ही रहो, बहुत बढ़िया है। जी आंटी। बानी के इस जवाब को सुनकर अनुष्का की तो बोलती ही बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन अनुष्का मिथिला की अलमारी से कुछ पैसे ले लेती है। मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। घर वाले या रजत तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देते, इसीलिए अब मुझे चुपके से ही लेने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि ये वही पैसे हैं जो मोहल्ले की औरतों ने माँ जी को दिए हैं, क्योंकि वो सब ट्रिप पर जो जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे गायब होने पर सभी माँ जी पर बहुत चिल्लाएंगे। जाने दो, उस बुढ़िया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगले दिन जब मिथिला को पता चलते ही कि पैसे गायब हो गए हैं, तब वो बहुत घबरा जाती है और वो ये बात मोहल्ले की औरतों को बता देती है। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या मिथिला? ऐसे कैसे गायब हो गए सारे पैसे? अरे हम सब औरतों ने तुझ पर भरोसा कर कर तुझे पैसे दिए थे और मुझे तो ऐसे लगता है कि तू झूठ बोल रही है। जरूर तूने ही हमारे पैसे खाए हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, तू चोरनी है मिथिला। ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं। सच में पैसे गायब हो चुके हैं। मैंने तो घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। अरे क्या माँ जी, आप भी इतनी बड़ी होकर भी आप इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? अगर आपको जिम्मेदारी निभाने नहीं आती तो उसे लेती ही क्यों हो? तभी उनकी ये सारी बातें बानी सुन लेती है। अरे भाभी, आप आंटी को ये सब क्यों बोल रही हो? अरे आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आंटी कितनी समझदार और ईमानदार है, और फिर भी आप आंटी की साइड से बोलने की जगह दूसरों की साइड से बोल रही हो। ओ बानी महारानी, तुम हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगी भाभी, क्योंकि मैं अपनी आंटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मिथिला आंटी जिम्मेदार है, इसीलिए आप लोगों ने इनके पास ट्रिप के पैसे दिए थे, और अब जब पैसे अचानक से गायब हो गए हैं तो इसमें मिथिला आंटी की क्या गलती है? उनकी जगह पर आप भी तो हो सकती थी ना। ए लड़की, हमें सुनाने वाली तू कौन होती है? ज्यादा सयानी मत बन। और नहीं तो क्या, मिथिला ने गलती की है तो उसे तो गालियां खानी ही पड़ेगी। छी, अरे लानत है आप जैसे लोगों पर। आप सबको पैसे ही चाहिए ना। बताइए, कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? हम 5 औरतें हैं और सबने 1-1 हजार रुपए दिए हैं, तो सब मिलाकर 5000 रुपए हुए। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के पैसे और चलते बनिए यहाँ से। ये सब क्या है बानी बेटा? कोई बात नहीं आंटी, आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी अपनी हूँ। वो तो है बेटा,
लेकिन तुझे इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं दे देती ना उन्हें। ये तो तेरी मेहनत के पैसे हैं और इन्हें देकर तूने सही नहीं किया बेटा। ऐसा नहीं है आंटी, मैंने बिल्कुल सही किया है। वो लोग आपको सुनाए जा रहे थे और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। बानी का प्यार देखकर मिथिला भावुक हो जाती है। फिर बाद में, देखा तूने अनुष्का, तू तो मेरी बहू होकर भी मेरी बुराई कर रही थी, लेकिन बानी बानी ने ना सिर्फ मेरी साइड लेकर उन औरतों को चुप किया, बल्कि अपना दिल बड़ा रखकर उसने वो सारे पैसे भी दे दिए। बस बस माँ जी, आप नहीं जानती वो बानी किस खेत की मूली है। अरे ये लड़कियां ऐसी ही होती है, जबान से तो मीठी होती है, लेकिन मन की एकदम कड़वी। और वक्त के साथ साथ आपको ये बात तो समझ आ ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, बानी जैसी तो कोई नहीं है। अनुष्का मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, बानी मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर वालों को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हाँ गर्व, तुम सही कह रहे हो। अब उनसे ये बात छुपाना सही नहीं होगा, और खास करके तुम्हारे घर वालों से। फिर बानी और गर्व अपने अपने घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देते हैं। और तभी माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे प्यार ही तो किया है, थोड़ी ना कोई चोरी की है। तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे हम पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों बस अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि अच्छे प्रेमी हो। क्या? हाँ, और हम दोनों को तुम्हारे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। उल्टा हम दोनों तो दुनिया के सबसे भाग्यवान सास ससुर होंगे, जिन्हें बानी जैसी बहू मिलेगी। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप और अंकल मान गए हो। हाँ बानी, मुझे भी, वरना तो मैं सोच ही रहा था कि कहीं पापा गुस्सा होकर मेरी चप्पल से कुटाई ना कर दे। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं तब करता जब बानी कोई गलत हरकत करती, लेकिन तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं और तुम दोनों का प्यार भी काफी पवित्र और संस्कारों वाला है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हो, इतना समझ कर लेते हो, एक दूसरे के परिवार को अपना ही परिवार मानते हो, और साथ में रहने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो बच्चों, हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बानी बेटा, तुम्हारे घर वालों का क्या कहना है? हाँ आंटी, हाँ ही है। माँ और पापा आपको मिलने आने ही वाले हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब देखकर अनुष्का अब घबरा जाती है और फिर बाद में वो चंदन और मिथिला के पास आकर कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हो? अरे देवर जी और बानी तो दूर ही रहे, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप दोनों ही शादी के लिए उछल रहे थे। अभी तक तो देवर जी कमाते भी नहीं हैं, और ऐसे में आप उनकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जिंदा है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बहू, हम घर के बड़े हैं और हम जो भी करेंगे सही ही करेंगे, और तुझे हमें कोई सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनुष्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो बानी एक नंबर की चालाक और साहसी लड़की है, और उसके आने से मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बानी को अपनी देवरानी बनने ही नहीं दूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है।
फिर जब वो उसे मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तब तक वो सो चुकी होती है। पापा, माँ की ये क्या जिद है अभी? मैंने ट्रेन की टिकट के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि मुन्ना, तुझे मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे मन के भाव को अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो तेरी माँ है। पत्नी आने के बाद एक लड़का अपनी माँ और पत्नी में बट ही जाता है। उसे थोड़ा समय दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन अभी मैं आप दोनों के लिए फ्लाइट्स की टिकट ही बुक कर देता हूँ। नहीं बेटा, तू हमारी ट्रेन की ही टिकट्स बुक कर दे। पर पापा, देख मुन्ना, तेरी माँ अभी उदास हुई है और वो अभी फ्लाइट में जाएगी ही नहीं, इसीलिए तू ट्रेन की ही टिकट बुक कर। ठीक है पापा। फिर कार्तिक उन दोनों के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करता है, जिसके बाद कांता और मनोहर दोनों ट्रेन से ही चले जाते हैं। बनारस से आने के बाद कांता देखती है कि उसकी समधन सुजाता घर आई हुई है। ये लीजिए माँ जी, ये साड़ी मैंने आपके लिए लाई है और ये मिठाई भी। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह जमाई सा, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी माँ जी, आप मेरी माँ हो और एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ जमाई सा, ये बात भी सही है। कार्तिक अपनी सास की खूब अच्छी देखरेख करता है और ये देखकर निधि कांता से कहती है, देखा ना माँ, जो प्यार और खातिरदारी अपनी माँ के लिए करनी चाहिए वो सब भैया अपनी सास के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया इतने बदल जाएंगे। अरे समधन जी, आ गई आप? अच्छा हुआ आ गई, मुझे लगा कि मैं निकल जाऊंगी और आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी आज। जी कोई बात नहीं, और बताइए कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। इस तरह कांता और सुजाता बातचीत करते हैं और फिर शाम में, तो अब मैं चलती हूँ दीपिका बेटा, बस मेरे लिए एक टैक्सी बुक करा दे। क्या माँ जी, मेरे होते हुए आप कैब में क्यों जाओगी? अरे जमाई सा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। नहीं माँ जी, आपको मैं ही छोड़ूंगा, वो भी मेरी कार से। अब आप मुझे छोड़ोगे तो घर पर आते आते आपको रात के 2 बज जाएंगे। मेरा घर कितनी दूर है। आप आराम कीजिए जमाई सा, मैं सच में चली जाऊंगी अकेले और इसमें मुझे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आपका सामान दीजिए। फिर कार्तिक सुजाता को छोड़ने चला जाता है और यह सब देखकर कांता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर एक रात जब दीपिका बालकनी में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी उसकी नजर नीचे गेट पर जाती है। अरे ये निधि इतनी रात को कहाँ जा रही है? निधि, रुको वहीं पर। अरे यार, ये भाभी बीना सच में मेरी दुश्मन ही है, कहीं भी टपक पड़ती है। दीपिका की आवाज से सब उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, इतनी रात गए तुम हल्ला क्यों मचा रही हो? और ये क्या निधि, सोने का समय हो चुका है, तो फिर तू इतनी सच संवर कर क्यों बैठी है? क्योंकि इन मोहतरमा को रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था माँ जी। क्यों निधि, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। चुप रहो निधि, मैंने तुम्हें गेट खोलकर बाहर जाते हुए देखा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तुम्हें इजाजत नहीं देते, इसीलिए तुम चुप चुप कर रात में बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ निधि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, वरना इतना सच सवर कर तुम कहाँ जा रही थी? लेकिन मैं गेट के बाहर जा ही नहीं रही थी, और मैं तो बस इसीलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे इस नई ड्रेस में अपनी फोटोज खींचनी थी। बस करो निधि, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे अभी तो तुम बाहर से अंदर आई हो और तुम कह रही हो कि तुम गेट के बाहर नहीं जा रही थी। देखो बेटा, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए रात में बाहर जाने से रोकते हैं,
क्योंकि रात में बाहर बहुत खतरा होता है। लेकिन ये हमारी चिंता को कहाँ समझ पाएगी? अरे तुम्हें दिन में जितना घूमना है घूमो ना, लेकिन रात में आखिर ऐसा क्या होता है? बस भाभी, अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने तमाशा खड़ा कर दिया। आप ना एक नंबर की कलेशी हो। निधि, अपनी भाभी से बात करने का यह क्या तरीका है? निधि गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने अगर इसे नहीं रोका होता तो ये लड़की कब की चली जाती। चिंता करने पर भी गालियां ही मिलती है मुझे। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। जाने दो बहू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो और अब जाकर सो जाओ। जी पापा जी। ये सब करके भाभी उस दिन के झगड़े का बदला ले रही है और कुछ नहीं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, तो अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका और कार्तिक की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, उस खुशी में वो दोनों एक सुंदर से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी दीपिका। सेम टू यू कार्तिक। हम ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां हमेशा मनाते रहेंगे। हाँ दीपिका, और मुझे माफ करना कार्तिक, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इंसान है हम, हर वक्त बस खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। और कहते हैं ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा भी उन्हीं पर करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तभी अचानक से कार्तिक को निधि का फोन कॉल आता है। हेलो भैया, भैया जल्दी से मेरे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर आ जा। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। कहाँ हो आप भैया, जल्दी से आ जाओ। निधि, तुम घबराओ मत निधि, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना? हाँ भैया, जल्दी आ जाओ। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं लगा है, लेकिन मैं भैया और भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी को खराब करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, इसी तरह मैं आपसे चुन चुन कर अब बदला लूंगी। आप जानती नहीं हो मुझे कि मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर कार्तिक दीपिका को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर निधि के पास चला जाता है। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन तुम ठीक तो हो ना निधि? और कहाँ है वो दरिंदे? चले गए भैया। मैं काफी देर तक यहाँ इस पेड़ के पीछे ही छुपी रही, तो वो लोग चले गए। आपके आने पर मेरी सांस में सांस आई है। शुक्रिया भैया। अरे पागल है क्या? तू मेरी छोटी बहन है और तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चल, अब घर चलते हैं। हाँ भैया। फिर घर पहुंचने के बाद कार्तिक गुंडों के बारे में सबको बता देता है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है मेरी बच्ची। और निधि, ये लो, ये पेपर स्प्रे है, ये अपनी बैग में ही रखा कर। जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई परेशान कर रहा है तो सीधे उसके मुंह पर यह स्प्रे छिड़क देना। ठीक है भैया। और अब से रोजाना मैं तुझे छोड़ने और लेने आया करूंगा, क्योंकि आज उन गुंडों ने तुझे देखा है और कल को वो फिर से वापस आ गए तो। हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि। लेकिन कार्तिक के पहुंचते ही गुंडे अचानक से गायब कैसे हो गए? मुझे तो शक हो रहा है कि सच में वहां पर गुंडे आए भी थे या नहीं, या इसने ये सब इसीलिए नाटक किया है ताकि कार्तिक और मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी खराब हो जाए। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी उस रात का बदला लेने के लिए? बहू, कुछ भी मत बोल मेरी बेटी को, वरना एक लाफा लगाऊंगी तुझे। अरे मेरी बेटी तेरी तरह बुरी बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। बस बहुत हो गई बहस, अब इस विषय पर यही खत्म करो। बहू, तुम भी अपने काम निपटाओ और किसी के मुंह मत लगो। और तुम दोनों भी, मुझे इस घर में शांति चाहिए। घर को बस मच्छी मार्केट बनाकर रख दिया है तुम सब ने। वे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से कांता की तबीयत खराब हो जाती है।
और तभी दीपिका उसका बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, ये आपके लिए खिचड़ी बनाई है मैंने। चलिए उठिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। ठीक है बहू। यह सब देखकर निधि को बहुत जलन होती है और फिर बाद में, अरे माँ, आप अपनी बहू के अच्छेपन को सच मत समझना। वो ये सब ढोंग कर रही है। आपने देखा ना उस दिन जब भैया मुझे बचाने आए थे, तब कैसे गुस्सा हो गई थी और कुछ भी कहने लगी थी। पहले तो वो आपको भैया से दूर कर रही थी और अब मुझे भैया से दूर करने की कोशिश कर रही है। हाँ निधि, मैं सब समझ रही हूँ। तुझे मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक एक बात अच्छी तरह से याद है। हाँ माँ, भाभी जैसी औरत मैंने आज तक तो देखी ही नहीं है। इतनी दोगली है वो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज सब कार्तिक के प्रमोशन की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खुशी के मारे कांता अपने हाथों से कार्तिक के पसंद के लड्डू बनाती है। अरे बहू, ये बेसन के लड्डू मैंने मुन्ना के लिए बनाए हैं। अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर वो मेरे आने से पहले आ गया तो तू उसे ये दे देना। उसके पसंदीदा लड्डू है ये। ठीक है माँ जी, मैं उसे दे दूंगी। फिर कांता मंदिर चली जाती है और फिर जब दीपिका अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, तभी चालाकी से निधि उन लड्डू को घर के बाहर फेंक देती है। अब आएगा मजा। फिर जब कांता मंदिर से लौटती है, तभी घर के बाहर पड़े लड्डुओं को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। बहू, जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वो बाहर किसने फेंके? क्या वो लड्डू बाहर फेंके हुए हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ जी? बाप रे बाप भाभी, अरे कितनी छोटी हो आप और कितना नाटक करती हो। सच में माँ, पापा, भैया, वो बेसन के लड्डू बाहर भाभी ने ही फेंके हैं। मैंने और मेरी सहेली ध्रुवी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाहिए तो आप ध्रुवी को फोन कीजिए और पूछिए उससे। क्या? अरे मुझे लगा कि होगा कुछ खराब पदार्थ, इसीलिए भाभी ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड्डू माँ ने खास भैया के लिए बनाए थे। अरे और कितना गिरेगी तू बहू, और कितनी फूट डालेगी माँ और बेटे के बीच में? क्यों किया तूने ऐसा? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो लड्डू बाहर नहीं फेंके हैं, कसम से। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? निधि, तुम झूठ बोल रही हो। अगर कोई फूट डालना चाहती है ना, तो वो ये निधि है, मैं नहीं माँ जी। बस बहू, अरे हर बार मैं तुम्हारा पक्ष लेता हूँ क्योंकि गलती निधि की होती है, लेकिन इस बार निधि झूठ नहीं बोल रही। अरे भला ये ऐसा क्यों करेगी? क्या मिलेगा इसे झूठ बोलकर? हाँ दीपिका, अरे मैं मानता हूँ कि निधि थोड़ी नादान है, बदतमीज भी है, लेकिन वो ये सब कभी नहीं करेगी। अरे इस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि मैंने तुझे लड्डू दिए हैं। शायद तभी ये घर पर भी नहीं थी। भाभी, आपका पर्दाफाश हो चुका है। मान लीजिए अपनी गलती और मान लीजिए इस बात को कि आप भैया को उनके परिवार से अलग करना चाहती हो, उनका बंटवारा करना चाहती हो। आज तुमने मेरे मन से अपनी इज्जत खो दी है बहू। आज मुझे पता चला कि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता ही नहीं। और दीपिका, मैं हमेशा तुम्हारे कारण माँ और निधि का दिल दुखाता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ठीक है, अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और आज से मैं आप लोगों को फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। खुश रहिए आप सब। इतना कहकर दीपिका अपना सामान बांधती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रीति, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो प्रीति, कुछ तो बोलो प्रीति। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी
वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। प्रीति, दरवाजा खोलो प्रीति, प्लीज ओपन द डोर। हाँ प्रीति, एक बार ठीक से बात कर लो हमसे, प्लीज प्रीति, कुछ गलत मत समझना, तुम सुन रही हो ना मेरी बात। तभी वहां पर हेमंत आता है। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह ये दरवाजे पर खटखटा क्यों रहे हो? वो पापा। हेमंत काका, आप प्रीति से कहिए ना दरवाजा खोलने के लिए, वो आपकी बात जरूर सुनेगी। प्रीति बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? हेमंत समझ जाता है कि प्रीति काजल और अंगद के कारण दरवाजा नहीं खोल रही। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं प्रीति से बात करता हूँ, शायद तुम दोनों के कारण ही वो दरवाजा नहीं खोल रही। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो हम चले जाते हैं। फिर अंगद और काजल वहां से चले जाते हैं। काजल उस जगह पर नहीं रुकती और अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रीति दरवाजा खोलती है और रोते रोते हेमंत को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मुझे अंगद और काजल के बर्ताव को देखकर पहले ही शक हो चुका था। क्या? हाँ बेटा। अब मैं क्या करूंगी पापा जी? अंगद ने मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर धोखा दिया है कि मैं पूरी तरह तोड़ चुकी हूँ। अगर यही धोखा मुझे शादी के 1 साल में मिलता तो मैं इसे सह भी लेती, लेकिन इतने सालों की शादी के बाद मिला धोखा। कैसे सहूं पापा जी, कैसे? बस कर बेटा, बस कर, मत रो। पापा जी, मेरी ही किस्मत में ऐसे होना था क्या? मेरी ही बहन मेरी सौतन बन गई, मेरे पति को मुझसे दूर लेकर गई। ये क्या हो गया पापा जी? सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। प्रीति मेरी बच्ची, रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। इतना कहकर हेमंत प्रीति को अपने गले से लगाता है और उसे शांत करता है। हेमंत गुस्से में प्रीति को बाहर लेकर जाता है और अंगद को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। नालायक आदमी, अरे तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? एक बार भी तुझे अपने बच्चों और बीवी का ख्याल नहीं आया क्या? और तू ये कैसे भूल गया कि तू दो बड़े बच्चों का पिता है, कोई नौजवान लड़का नहीं। और प्यार किया तो किया, लेकिन अपनी ही साली से। मुझे तो तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। माफ कीजिए पापा, लेकिन मेरा इंटेंशन प्रीति को दुख देना नहीं था। आई एम रियली सॉरी प्रीति। क्या सॉरी अंगद, क्या सॉरी? अरे बदन पर लगी हुई चोट का दर्द तो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे मन पे लगी हुई ये चोट, ये कैसे ठीक होगी अंगद? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। देखो प्रीति, हम चाहे कितना भी जता लें, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे बीच ना तो कभी कुछ था और ना ही कुछ है। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, फिर बच्चे हुए। हम आज तक बस फर्ज और जिम्मेदारी ही निभाते आ रहे हैं। बस उतने तक ही सीमित था हमारा ये रिश्ता। बस करो अंगद, अरे तुम्हें अंदाजा भी है क्या कि तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ प्रीति, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे जिस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, उसमें हमें क्यों रहना है? अभी तक मैं घुट घुट कर जी रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे सामने सच आ ही गया है तो अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। अरे बेशरम आदमी, अगर तुझे यही सब करना था तो जवानी में कर लेता ना। अब तुझे जवानी फूट रही है क्या? बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, थोड़ा तो सोच लेता उनके बारे में। आज तक मैंने बहुत सोच लिया पापा, लेकिन अब नहीं। और प्रीति, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं इस शादी को और आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे रिश्ते में आई इस दरार को अब हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। क्या? हाँ प्रीति,
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और ये सब मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला था। लेकिन अब जब तुम्हारी नजरों के सामने मेरे और काजल का सच आ ही गया है, तो अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अरे तूने कितनी आसानी से सफाई दे दी, लेकिन एक बार तो इससे पूछा क्या तूने? तूने तो इससे कभी पति जैसे प्यार नहीं किया, लेकिन इसने तो तुझे पूरे दिल से ही चाहा ना। अरे इतना नीचे कैसे गिर सकता है तू? देखो पापा, प्रीति को मैंने अपना प्यार कभी नहीं जताया। जो कुछ भी था उसने ही मेरे लिए फील किया, और वो सब एक तरफा ही था। हम बस नाम के लिए पति पत्नी थे और कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ प्रीति, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस सब के बाद भी एक साथ रहना और ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए तुम भी इसके बारे में सोचो। और पापा, आपसे इस तरह से बात करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इतना कहकर अंगद वहां से निकल जाता है और काजल के पास चला आता है। अंगद, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और मेरे लिए अपने पूरे परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, मुझे मेरी बहन को दुख नहीं देना है, इसीलिए प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरा यहाँ आने का डिसीजन ही गलत था। ना तो मैं यहाँ इंडिया में आती और ना ही मुझे तुमसे प्यार होता है ना। देखो काजल, तुम क्यों अपनी खुशियों का बलिदान दे रही हो? जब हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हो जाते हैं ना हम दोनों एक। तुम पागल हो गए हो क्या अंगद? अरे इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि हम दोनों कोई कॉलेज गोइंग नौजवान नहीं है। मैं सिंगल हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन के पति हो और उसके बच्चों के बाप हो। सॉरी अंगद, लेकिन अगर मेरी बहन का घर बचाने के लिए मुझे अपने जज्बातों का त्याग करना पड़े तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा बिल्कुल नहीं है। क्या? काजल से ये सारी बातें सुनकर अंगद एकदम हैरान रह जाता है। वही हेमंत प्रीति से कहता है, प्रीति बेटा, पानी पी लो और तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अंगद ने कितनी आसानी से तलाक का फैसला ले लिया, लेकिन उससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। शनाया तो अभी बड़ी होने लगी है, उसे मैं क्या जवाब दूंगी? प्रीति बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को चुनना होगा और उसके सामने डिवोर्स ना लेने की भीख मत मांगो। उस गधे ने ना तो सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा किया है, बल्कि पूरे परिवार के साथ बुरा किया है। और किसने कहा कि तुम अकेली हो? ये तुम्हारा पिता है ना तुम्हारे साथ, और तो और तुम्हारे बच्चे भी है। लेकिन पापा जी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन अब जब ये कांच टूट चुकी है तो इसे जोड़कर कोई फायदा नहीं। तुम्हारा और अंगद का रिश्ता अब टूट चुका है, और टूटे हुए रिश्ते जुड़कर भी कभी नहीं जुड़ते। हाँ पापा जी, शायद आप सही कह रहे हो। फिर प्रीति अब काजल को मिलने उसके घर चली जाती है। देखो काजल, प्रीति को अब सब कुछ पता चल गया है, और इसीलिए मुझे ऐसे हो या वैसे उसे तलाक तो देना ही होगा। फिर चाहे इसमें तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मेरा और प्रीति का तलाक तो होकर ही रहेगा। ये बात तो तय है। अंगद प्लीज, तुम्हारे आंखों पर चढ़ी हुई ये प्यार की पट्टी को हटाओ। एक तरफ मैं हूं, तुम्हारा 2 महीनों पुराना प्यार, और एक तरफ प्रीति है, बच्चे हैं, तुम्हारा सालों पुराना परिवार है। ध्यान से चुनो अंगद। जल्दबाजी में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद मत करो। मैं किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा काजल। उतने में वहां पर प्रीति आती है। प्रीति तुम? क्यों काजल,
तुम्हें मेरा पति ही मिला था क्या प्यार करने के लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुम्हारी वजह से यह क्या हो गया देखो। नहीं प्रीति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। एंड ट्रस्ट मी प्रीति, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखने वाली थी, लेकिन अंगद ने मुझसे सब उगलवा लिया। उस पल में मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहती प्रीति, प्लीज मुझे गलत मत समझ। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। खैर, मैं यहाँ पर अपना फैसला बताने आई हूँ। मैं जानती थी कि अंगद यहीं पर आया होगा और ये फैसला तुम दोनों को बताना बहुत जरूरी था। कैसा फैसला प्रीति? कि मैं अंगद को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। क्या? नहीं प्रीति, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं काजल, अंगद और मेरा रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हम साथ होकर भी अभी साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा अलग होना ही सही रहेगा। प्रीति, आर यू श्योर ना? हाँ अंगद और काजल, तुम्हें अब अपनी बहन को या सौतन, मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस तलाक के बाद तुम अंगद के साथ शादी जरूर करना। मेरी शादी तो नहीं टिक पाई, लेकिन भगवान करे कि तुम दोनों की शादी जरूर टिके और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पर प्रीति, चलती हूँ काजल। प्रीति अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? एक पल में ही सब कुछ बिखर गया। ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं काजल, तुम खुद को क्यों कोस रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है और ना ही तुमने कोई गलती की है। प्रीति और मैं आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, ना किसी के दबाव में आकर और ना ही किसी को दोष देकर। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, पॉप्स आजकल इतने बिजी कैसे हो गए हैं? पहले तो उनकी इतनी बिजनेस मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ मम्मा, वो अभी ज्यादा घर पर रुकते भी नहीं। और तो और काजल मौसी भी नहीं आती आजकल। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत सैड भी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? देखो बच्चों, मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उतने में वहां पर अंगद भी आ जाता है। पॉप्स, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी मम्मा हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली थी। शनाया रोमी, वो हम दोनों अलग हो रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारे डड्डा और मैं एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो मम्मा? पॉप्स, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। डड्डा, ऐसा मत कीजिए प्लीज डड्डा। सॉरी बच्चों, लेकिन ये फैसला लेना हमारे लिए भी आसान नहीं था। पर अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हमें ये फैसला लेना ही पड़ा। मैं तुम्हारी काजल मौसी के साथ शादी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? छी डड्डा, कितने घटिया इंसान हो आप। मुझे तो आपको डड्डा कहने में भी शर्म आ रही है। अरे आप तो मम्मा की ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो आप? पॉप्स प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मा को और हम सबको छोड़कर मौसी के पास मत जाओ पॉप्स। मम्मा कैसे रहेगी आपके बिना? मुझे एक परफेक्ट फैमिली चाहिए। प्लीज हमारी परफेक्ट फैमिली को मत तोड़ो पॉप्स। शनाया बच्चा, आई नो कि ये सब तुम दोनों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों तो बस डिवोर्स ले रहे हैं। मैं काजल का पति होने के बाद भी तुम दोनों का पिता ही रहूंगा और तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा रहोगे और मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा के साथ नहीं रह पाऊंगा बच्चों। आई एम रियली सॉरी।
कुछ ही दिनों में अंगद और प्रीति का तलाक हो जाता है, जिसके बाद वो काजल से शादी कर लेता है। अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें